जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आज आप हमारा इस वक्त खास कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं भी पीड़ित। और हमारे साथ आज हैं पीड़ित मनोज मिश्रा जी, जौनपुर से हमारे साथ लाइव हैं। और आज एक ऐसे विद्यालय की, शहद नगली के, अमरोहा के शहद नगली के एक ऐसे विद्यालय के प्रबंधक के फर्जीवाड़े के खिलाफ, हालांकि पहले भी चैनल पर चला है, लेकिन आज एक नई ही कहानी आई है। तो उसमें कैसे प्रशासन जो है कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, अधिवक्ता भी है, प्रबंधक भी है, लेकिन तो फर्जीवाड़ा निकल करके आया जिसने अपने पिता को ही मृतक घोषित करवा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सफाई भी। तो इस पर क्या कहना है हम जानते हैं मनोज मिश्रा जी से। और आज का जो टाइटल है देख लीजिए कि शहद नगली के दयानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक के फर्जीवाड़े की पूरी कहानी, पीड़ित मनोज मिश्रा की जुबानी। जी हाँ, तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। मनोज मिश्रा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या ये कहानी है, कहाँ से शुरू होती है कि ये फर्जीवाड़े की क्या कहानी है? जैसे बंदूक, गोलियों का वो आना मिलना और फिर पिता को मृतक घोषित करवाना, ये जो तमाम जो आप आरोप जो लगा रहे हैं उनमें क्या सच्चाई है? क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो तो हमने देखे ही, उस पर आप क्या कहेंगे? जी सर, नमस्कार आपको। सर काफ़ी पूरे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं एटीवी न्यूज चैनल के साथ साथ आपको मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। हाँ, ये बंदूक की पूरी कहानी क्या है इसे आप समझाएं, और आप इस मामले में कैसे आ गए हैं, ये दोनों जो है चीजें, दोनों सवाल हमारे साथ हैं। तो मैं समाधान समझाता हूँ सर। तो जो सर बात 2020 की बात है साथ में। तो मैं अपनी भतीजी के लिए एक मामला मेरा लड़ रहा था, एक पारिवारिक इन्फेंट में थे, उसकी शादी इन्होंने धोखेधड़ी से कराई, सारी चीज़ें हुई। तो ये सब चीज़ें सर, तो मान लीजिए उसके बाद में उनके फादर हमारी भतीजी भाई साहब एक्सपायर हो जाते हैं। फिर कहानी एक लंबी चलती है, वो बेचारी दर्द पीड़ित दर्द हो जाती है, इसको मैं अगले डिबेट में कहूँगा। लेकिन आज तो उसका मूल मतलब है कि इसमें एक बहुत ही संघर्षमय, बहुत ही ताजुब वाली बात, और शासन और प्रशासन दोनों के लिए इसमें सर एक मामला आता है बंदूक का। लाइसेंस होल्डर की मृत्यु 6 अप्रैल 2020 से आई थिंक बिजनौर में हो जाती है। अब उस लाइसेंस होल्डर जो है एक प्रबंधक जी के थे, ससुर जी, इनके ससुर जी थे। तो ये प्रबंधक महोदय के यहाँ बंदूक, उनकी लाइसेंस होल्डर की एक 2 नाल की बंदूक रखती थी। फिलहाल वो तो पूरी क्या पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो तो 1.5-2 साल छोड़ के चले गए थे यहाँ से। लेकिन सर अगर वो गए थे तो लाइसेंस की बंदूक थी क्या? हमारा प्रश्न यही था प्रशासन से कि अगर वो यहाँ से चले गए तो लाइसेंसी बंदूक थी क्या? अब सर लाइसेंसी बंदूक की बरामदी की, लाइसेंसी बंदूक कैसे बरामद हुई, इतनी उसमें संघर्ष लड़ाई लड़नी पड़ी। और सर हम ही लोग बरामद भी करा रहे हैं, और उनका आरोप भी हम ही लोगों के ऊपर जो है हमारी उस समय की अमरोहा पुलिस ने हम ही को ही कटघरे में ले जाके खड़ा कर दिया। लेकिन सर सबसे इसमें ताजुब की कहानी ये हो रही है कि सच्चाई क्या है, और सच्चाई के बार हम लोग पूरे अधिकारियों के चक्कर लगाते गए, सबके पास पहुंचे, अपनी हर एक बात रखे, हर एक स्टेप रखे, लेकिन वहां से हम लोगों को सर कोई राहत नहीं मिली। उल्टा हम ही लोग जो हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ बात, स्टैम्प पेपर के साथ वहाँ से लेकर पुलिस करती है। अब बंदूक की सच्चाई कहानी क्या है सर? जब लाइसेंस होल्डर तो 6 महीने क्या, वो समझिए कि उन प्रबंधक जी के घर में बंदूक जो है लगभग 3 साल पहले से रखी गई थी जी। अब पहले लेटर में यह पता चला कि जो लाइसेंस होल्डर है अपने भाई अशोक कुमार, इसमें जो सब सबसे बड़े फर्जीवाड़े की कहानी शुरू होती है वो लाइसेंस होल्डर के भाई अशोक कुमार से शुरू होती है। वो तो इस तरह से गाजियाबाद है, यहाँ उनका करीब 40-45 साल पहले से कोई कार्य में नहीं, तो कहीं मतदाता सूची में नाम है न कुछ है। तो ये सर क्या करते हैं कि अपने भाई को जब इलाज के लिए ले जाते हैं तो वो बंदूक कहाँ रहस्यमयी ढंग से वो बंदूक वहाँ से गायब हो जाती है। अगर इनके भाई गए लाइसेंसी संपत्ति सब कुछ थी, अब वो बंदूक कहाँ थी ये नहीं बता पा रहे हैं। जब उनके भाई के पास गाजियाबाद के लिए पुलिस को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि प्रथम दृष्टया आप ही लोगों ने बताया कि दवा के इलाज के लिए लाइसेंस होल्डर अपने भाई के साथ जो है अपने भाई के पास गाजियाबाद चले गए, जिसकी मैंने एक आपको रिपोर्ट भी दी है, आई थिंक होम मिनिस्ट्री यूपी से लगी हुई है।
फिर गोपन विभाग की रिपोर्ट आई हुई है जो मैं आपको भेजूंगी। तो हम सब यह प्रश्न कर रहे हैं कि जब यहाँ से गए सैयद नगरी चौक से तमाम खर्च लेके पूरी प्रॉपर्टी बेच के, इसमें प्रबंधक जी की भूमिका है। आगे मैं एक ऑडियो भी सुनाऊंगा आपको, जिसमें इन्होंने हम लोगों को किस तरह से परेशान करने के लिए एक बेचारे पीड़ित व्यक्ति को फंसा दिया था। तो अब सर ये चले जाते हैं गाजियाबाद, वहाँ से पुलिस, हमारी जो अमरोहा पुलिस है या जो स्थानीय वहाँ सैयद नगरी पुलिस थी, वो सर ये नहीं बता पा रही है बंदूक कहाँ, जबकि बंदूक का एक रिजल्ट होता है, बंदूक रूल होता है कि थानों को उसको कारतूस आग में आती है। सर ऐसे इंस्ट्रक्शन रोक सकती है, वैसे कर सकते हैं। इसके बाद सर हम 15 सितंबर को जिला रजिस्ट्री अमरोहा के पास एक ज्ञापन देती है मेरी भतीजी कि मेरे ससुर की लाइसेंसी बंदूक है, उनकी मृत्यु इतने तारीख को हो चुकी है, जो लगभग 6 महीने बीत चुका है, लेकिन सर उस बंदूक और कुछ कारतूस का कोई अता पता नहीं चल रहा है। और फला फला व्यक्ति के घर की बंदूक है जहाँ से उसमें भी सर हमारे जमात के द्वारा बताया गया कि बंदूक मेरी बंदूक के घर पे है अमरोहा में। ये सर मुझे बात समझ हुआ कि अगर उस बंदूक से कल कोई आरोप हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, लाइसेंस वगैरह रेडी कर चुका है, जबकि नियम था विदिन 24 आवर में सब बंदूक अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसमें कोई ले नहीं जाता। अब उसके बाद सर 13 सितंबर को जब मैं एप्लीकेशन देता हूँ अमरोहा जिलाधिकारी के पास में, ये एप्लीकेशन है, आप इसे देखिए। यही जो आपने जो सेव किया हुआ है, ये जो एप्लीकेशन है, जो डिटेल्स आपने भेजी है, ये जी सर, जी सर, ये पूरा जो है जो मामला है, इसके बाद जी में जी आपने जो दूसरी जो स्क्रीन पर जो आ रही है, ये इसके बाद जो है आपने ये एप्लीकेशन जो लगातार जो भेजी हैं, जी सर। मैं जब इसमें जब बंदूक है, उसके बाद उन लोगों ने कारतूस के बाद गिरफ्तार किया कि कारतूस जी। को बिंदु नंबर 7 पे आप देखिए, बिंदु नंबर 7 पे अवलोकित होगा कि हम्म, तत्कालीन शिक्षा अधिकारी ये लिख रहे हैं कि कारतूस के बारे में जी उसको पीड़िता को जानकारी नहीं है, लेकिन तत्काल बाद यही जी पीड़िता जो सितंबर महीने में एक हर स्टम्प पेपर है करे, इसके हर स्टम्प जी की हर एफिडेविट कर सकते हैं। और सर इसमें 2 गवाह जी तस्दीक हो रहे हैं, आप लोग देखिए, इसमें जरा इनको होल्ड रखिए। हाँ नहीं, हमने पैसों की बात कही थी। मैंने कहा जी लाला जी पे हमारे पैसे हैं और वो गुजर चुके हैं, कि आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाई नंबर किससे मिला, तो मैंने कहा भाई ये क्यों पूछ रहे हो, बस हमें कहीं से नंबर मिला है। तो जब प्रेशर डाला, मैंने कहा जी हमें जो है, जो उनके हमारे लाला जी के दामाद जी हैं, डॉक्टर कोई अंकित गुप्ता जी वकील साहब, उन्होंने नंबर दिया था हमें। हमने तो सर मना करी थी तुमसे, मैं तो तुमसे भलेपन में नंबर मना करी कि मत दियो, तो मेरे तो पीछे रहे हो, सही बात तो पीछे रहे। अच्छा बहरहाल चलो और अब। ना कहीं हाँ, पुलिस में बहन को दरखास्त दे दी। अच्छा हाँ डिडोली में तुम पर ही आया है वो डिडोली थाने, ना, डिडोली थाने से तो मेरे पास फोन ना आया भैया। वो बहन जो मेरे नाम दरखास्त दे दी। अब दरखास्त कर रहे हैं फोन नहीं, पे। असल में मसला ये है कि उन्होंने ये वाली बात कही कि देखो अगर आप नहीं बताओगे तो हम आपका भी नाम लिखवाएंगे, और हो सका लिखवा भी दिया हो। मैंने कहा जी मुझे तो अंकित गुप्ता जी ने नंबर दिया, जो उनके दामाद हैं हमारे लाला जी के। अच्छा हाँ, और इसमें कोई बुराई थोड़ा ही, भाई आपने नंबर दिया, हमने बात कर ली। मेरा नाम चलेगा सुन तो लो, सुनो तो सही वकील साहब, इसमें तो आपके लिए भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। भाई मैंने आपसे बात करी पैसे के लिए, आप किसका नंबर दोगे? आप तो उनके परिजनों का नंबर तो दोगे, हाँ आप उनके परिजनों का ही नंबर तो दोगे। आपने मुझे नंबर दे दिया, मैंने आपका बता दिया, आपने बता दिया। आप उनसे कहो कि भाई मुझसे मेरे पास पैसों के लिए फोन आया था कि जी किसी तरीके से बात हो सकती है कि उनके परिवार वालों से, मैंने उनका नंबर दे दिया। इनमें बुराई की कौन सी बात है? वो बात ठीक है, मगर तुम्हें ये कहना चाहिए था कि वो नंबर तो हमें वहाँ किसी ने दिया। अब नंबर गए थे, फिर उन्हें किसी ने दिया, मतलब तुमने मेरे पीछे पहुंचा दिया उन्हें। अब ये कि पता लगा कि वो नंबर नंगली में किसी को और था ही ना, तो मैं उसमें फिर मैं फंसा भाई साहब। अरे तो नंबर तो तुम मेरे पिताजी के पैसे होते, अब पैसे उन पे मैंने उनके लड़के का बहू का नंबर दे दिया। सुन तो लो, अब सुनो तो सही। तुम कहते मैं डर गया था तो पड़ोस ने दिया तुम्हारी। नहीं तो हो सकता है वो उनका नया नंबर हो, और वो पता लगा कि वो नंबर मैं ना बहुत पुराना नंबर है। चलो कोई बात ना, तो पैसों की मना हो गई, क्या हुआ? जी, पैसों की क्या रही है? पैसों की तो कोई बात ही ना हुई फिर। जो पैसे के ना तुम तो कहते जी हमारे पैसे भाई पैसों की तो कोई बात ही ना हुई, फिर तो यही बात होने लगी फालतू की। चलो कोई बात ना, ठीक है भाई। ठीक है भाई। उसके बार बात करना है, बार अच्छा जी, तो मैं तो कहती बता भाई किसके पैसे हैं, किसके पिताजी सही बात है भाई, कहीं ना कहीं
ये किसकी रिकॉर्डिंग थी? ये सर थे अंकित गुप्ता, हमारी कंपनी का मोबाइल नंबर दूसरे को देकर परेशान करवा रहा है और गाली अंकित गुप्ता ओके। दे रहे हैं। अब सर इसमें अब ये जो अमरोहा अमरोहा पुलिस ने जो ये ट्वीट किया था कि प्रकरण के संबंध में लगाए गए आरोप असत्य व निराधार हैं। क्षेत्राधिकारी हसनपुर द्वारा बताया गया कि विजय गुप्ता जीवित है और विजय गुप्ता द्वारा अपना वोट भी डाला गया है। जी, इसके साथ सर हम एक प्रति और आपको दिए हैं, इसमें ध्यान दीजिए, जिसमें विजय गुप्ता बता रहे हैं बंदूक का लाइसेंस धारक नहीं, चलिए बढ़िया ये अंकित बढ़िया गुप्ता है। हाँ जी सर, यही है जी। प्रबंधक जी। देखिए सर, उस लड़की का जी। नंबर देने के बच्ची को परेशान करने के लिए कैसे कैसे परेशान कर रहा है उसकी चीज़। चलो पीड़ित को ये पता जी। नहीं था जो पैसे का नंबर मांगा कि मैं किसका नंबर दे रहा हूँ, इसको पता नहीं था ये। लेकिन इसको तो पता था, जबकि कर्ज लेने वाली की बीवी आज भी इसके कब्जे में है, इसके घर पे बैठी है। इस पर होम मिनिस्ट्री से लेटर आया हुआ है हमारा, इसमें अशोक कुमार के घर में पहली बार रहने की। लेकिन आज तक जो जी। पुलिस है अब बात ये बयान नहीं ले पाई कि बंदूक लेके गए थे या बंदूक जमा करके गए थे। बंदूक तो सर ऐसी चीज है नहीं, पड़ोसी को लेके चले जाओ, या तो अपना अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो थाने को हैंड ओवर करो, ये आर्मरी में करिए। ये अशोक कुमार के यहाँ पहली बार गए थे गाजियाबाद रहने के लिए। तो ये गाजियाबाद जब, लेकिन आज तक ये पुलिस नहीं बता पाई कि 1.5 साल अगर वो गाजियाबाद रहे थे तो उस समय बंदूक उनके पास थी या नहीं थी। अगर थी नहीं बंदूक तो कहाँ। ये सर उसमें ये जो अभी सर थोड़ा एक स्टैम्प पेपर लाइए, स्टैम्प पेपर लाइए, जी, इसके साथ एक स्टैम्प पेपर भी है सर, तो लाइए जरा। जी, जी। एक स्टैम्प पेपर है इसके साथ, हम्म, ये तो लाइसेंस है। अब देखिए लाइसेंस धारक जो है अनिल कुमार टाप नाम लिखा है, लेकिन जो एक लेटर जी। मैं आपको भेजा हूँ आगे आप अपडेट करेंगे, इसमें आया है कि जहाँ पे सीए साहब लिखिए कि लाइसेंस धारक विजय गुप्ता है, जबकि विजय गुप्ता पेंशनर है और उन्हीं को इन्होंने मृत दिखाया। अगर ये ऑडियो में कह सकता है मेरे बाप का नाम बता दीजिएगा, तो ये तो सर है बंदूक कैसे जमा हुई, जरा आप देखिए। इसमें सबसे बड़ा नाटकीय मोड़, सबसे बड़ा क्वेश्चन का पन्ना ये है, ये पन्ना भी जी, जी। डायरेक्ट नहीं दिया था। हम्म, ये पन्ना पुलिस ने मुझे डायरेक्ट नहीं दिया था, मैं बैकडोर से 100 रुपया देकर निकलवाया था उसी थाने से। हाँ, इसमें लिखा भी है कि लाइसेंस धारक की मौत के बाद 7 माह कैसे जमा हो रही है, 7 माह बाद मौत के, और ये जो दिया है ये स्टाम्प भी है शायद। जी, हाँ वो तो लाइसेंस है सर, एक स्टाम्प पेपर नहीं, हाँ आप सवाल पहला स्टाम्प पेपर मुझे खर्चा दे दीजिए, फोटोवाई कैसे उसको फंसाया है ले जाके। किसी स्टाम्प की बात कर रहे हैं? ये देखिए जी। बात कर, इसमें कविता देवी कारतूस की तो कर रहे हैं। अब आप बंदूक की डेट देख लीजिए और स्टाम्प पेपर की डेट देख लीजिए। अगर यह कारतूस हमें 7 अप्रैल को मेरी बेटी को मिला था तो गवाह के साथ, उसमें मेरा नाम भी लिखा है इसमें कि मैं मनोज मिश्रा को दे दूँ, आप लोग देख लीजिए इसी एप्लीकेशन में। तो अगर सर ये 7 माह पहले अगर कारतूस दे चुके हैं इसमें ना, तो 20 सितंबर अप्रैल में कारतूस दिए हैं, तो 20 सितंबर को बंदूक जमा करते समय इस चीज का जिक्र क्यों नहीं हो। और उसके बाद क्षेत्राधिकारी हसनपुर के द्वारा 2 बार रिपोर्ट लगाई गई एक ही कारतूस के बारे में जमा करने वाले की। अच्छा सर, इसमें जमा भी जो किया है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही पहुंचा कि वह बिजनौर से पुलिस रिगार्डिंग, जब मैं रात 9 बजे रात तत्कालीन जिलाधिकारी के कहने पे मैं जब पुलिस लेके अंकित गुप्ता के घर पे गया तो पुलिस ने मुझे बाहर रोक दिया, बोले मैं देख के आ रही हूँ। सुबह पुलिस आई, बताई कि भाई बंदूक, उसी टाइम पुलिस आई 10 मिनट बाद, और बताई कि बंदूक बिजनौर में। तो हमने कहा सर बंदूक बिजनौर में, और जबकि इसका साला भी वहाँ पे है, उसने मना भी किया, इसने गाली वाली भी उसको दिया है कि वहाँ पे बंदूक जमा कर दे, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो सब हम लोग के पास रिकॉर्डिंग भी रही है सर, वो भी है, मैं आपको सेंड करता हूँ, थोड़ी देर में मिल गई है रिकॉर्डिंग। तो कैसे अपने साले को दिखाता है। तत्कालीन पुलिस शाम को कह रही है कि बंदूक बिजनौर है। अब बिजनौर अगर बंदूक थी, पहली बात तो बिजनौर में कोई नहीं तस्दीक कर पा रहा है बंदूक। एक विधवा औरत 6 महीने तक 2 नाल की बंदूक लेके नहीं चलेगी सर, अगर टहल रही है वो विधवा, जबकि उसका बेटा वही है, उसका बेटा बंदूक नहीं जमा कर रहा है। वकील साहब प्रबंधक जी लिखते हैं, दूसरे दिन अपने को लाते हैं और अपने घर से बंदूक उठाते हैं। अक्सर एक सबसे बड़ा सवाल है, अगर बंदूक बिजनौर की तो माँ बेटे दोनों थे, तो बेटा क्यों नहीं बंदूक हैंडओवर जी, उसका बेटा भी तो बंदूक जमा कर सकता था जो लाइसेंस होल्डर था, उसके साथ सुरक्षित। लेकिन सर ये कहानी यह भी है कि सही है कि नहीं है, उसका बेटा जो है वो सर जो बंदूक जमा करता, बंदूक जब वहाँ होती तो बेटा जमा करता ना, बिल्कुल। तो अमरोहा। लेकिन पुलिस जो है उसके बाद दिखा रही है कि बंदूक जो है अमरोहा में थी, बंदूक बिजनौर में थी। अब सर पुलिस के लिए भी तो बड़ा सबसे बड़ा सवाल हो रहा है, बिजनौर से नकली बंदूक पहुंच चुके, उस बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, कोई बंदूक छीन के लेके भाग जाता या कोई उसकी वो कर देता। तब सर ये इन कारण बंदूक जमा कर दी है। इसमें आया मैटर कारतूस का, इसके साथ सब कुछ कारतूस हुई थे। जब मैंने सर कारतूस के लिए एप्लीकेशन किया तो तत्काल वकील साहब अपनी आँख को पकड़ के ले जाके
एक एफिडेविट दिलवा रहे हैं कि 7 अप्रैल को ही मनोज मिश्रा के नाम पर मेरी भतीजी का मतलब पीड़िता को मैं कारतूस दे दी है और बंदूक सितंबर को जमा हो रही है। 13 सितंबर को हम ही लोग एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, ऐसी सी बात है, बंदूक लापता है, बंदूक क्लियर करिए। अरे 7 अप्रैल को कारतूस, जबकि वो अपने ससुर के मरने पे गई है, महिला मरने पे जा रही है, मैरिज में जा रही है, और इसमें ये सर उनको दिखा दिए कि ये बंदूक लेके मतलब बंदूक आई और कारतूस, यानी मनोज मिश्रा नाम का एक आदमी है। और सर सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि इसको पुलिस ने अपडेट कर दिया। लेकिन ऐसे मामलों में तो ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन को जो है संज्ञान में जल्द लाना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक होता है। और ऐसे मामलों में अगर छूट देने का मतलब है कि आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर उसमें सही जांच या फिर जो तथ्य हैं उनको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए और बाद में निकल के सच्चाई कुछ और आए। जी तो सर उसमें हमने इनको जब कहा, हमने कहा सर इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाई। इसकी फॉरेंसिक 6 महीने बंदूक लावारिस की स्थिति में रही, कहाँ रही, कैसे रही, इस बंदूक से क्या वारदात हुआ है या कोई घटना घट गई होगी तो ऑलरेडी तो रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, मेरी बेटी के ससुर हैं। अब सर उसमें जब कारतूस का नाटकीय मोड़ जो आया है, जो मैं पुलिस से चाह रहा हूँ सर, इसमें मेरी इस जांच की विवेचना भी स्थानीय थानों पे प्रचलित है उन्नीस साहब के पास। जब मैं सर यहाँ पे आ रहा हूँ, जब मैं पुलिस के लिए आ रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 गवाह हैं सर, स्टम्प पेपर के साथ जो पेपर दिया गया है उसके 2 गवाह हैं और जिनके बाकायदा मोबाइल नंबर दर्ज है। और मैं ये चाह रहा हूँ पुलिस से, लेकिन ये बेचारे कोई फोटो नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर इन्होंने कारतूस लेते हुए देखा या मनोज मिश्रा का नाम देखा या ममता का XYZ को भी पीड़िता रही हो, काल्पनिक नाम है उसका या जो भी इसमें लिखा भी गया है नाम, तो जब उसको लेते हुए देखा तो सर अगर स्टम्प पेपर पे गवाही कर रहे हैं, इनको सर एक तस्वीर तो खींच ही लेनी चाहिए थी ना वहाँ पे, कारतूस का डिब्बा दे रही है। और दूसरी बात सर, किसी का ससुर मरा है जो बिना बुलाए जा रही है और वो कारतूस मांगेगी। वो सर ये मस्ती एमएड वेल एजुकेटेड लड़की, हम लोग तो सर इसमें रह गए, लाइसेंस होल्डर मर गया, उसके बाद उस पर अधिकार हो जाता है कानून का। अब वो चाहे ट्रांसफर करे, चाहे लाइसेंस निरस्त कर दे, चाहे जो करे, इसको दे। हेड तो बंदूक सर अब अंकित गुप्ता जैसे आदमी के हाथ में। आज सर जो सविता देवी बंदूक जमा कर रहे हैं, उनका बेटा वहाँ घर पे वो बंदूक नहीं जमा करता, पुलिस कभी नहीं उससे पूछी भाई तू क्यों नहीं लेके आया बंदूक। उसका एडिशनल एसपी अमरोहा के यहाँ शपथ पत्र भी पड़ा हुआ है कि बंदूक मेरे घर नहीं है और मेरा बहनोई मेरी मम्मी को जबरदस्ती ले जाके बंदूक हैंड ओवर करा रहा है और बड़े आराम से शायद नगली पुलिस ने पकड़ लिया बंदूक को दीजिए। जब तक कारतूस की बात आई तो कारतूस में हमको बता रहे हैं कि बंदूक जमा करते समय कारतूस का जिक्र नहीं है, बंदूक को करते समय कारतूस का जिक्र नहीं है। जब हमने सर एक RTI लगाई, जब हमें पता चला कि कमल आर्मरी करके मुरादाबाद से कहीं से कारतूस रिलीज हुआ था, तो उसके बाद तत्काल हमको बैग डेट में 1 दिसंबर का एफिडेविट दे के कह रहा है कि कारतूस को अप्रैल में ले गई है, बंदूक जमा करते समय पुलिस नहीं बता रही है और पुलिस इसी चीज को अपडेट करती जा रही है। हम पुलिस से ये पूछना चाह रहे हैं कि हमने कई बार इसको शिकायत की थी, उसके अधिकारी पुलिस से मतलब आप समझिए गृह गोपन विभाग लखनऊ में भी किया इस प्रकरण की सर CBCID जांच, लेकिन ये लोग अपने स्तर से इस प्रकरण को यहीं से स्पेशली DIG साहब को दिया गया, इनको कमिश्नर साहब ने स्पेशली DIG साहब को दिया। लेकिन सर जो स्थान हो या कोष्ठक, चाहे वो तहसील हो चाहे थाना हो, मुझे कहना नहीं चाहिए, तत्कालीन पुलिस का ये सिस्टम था कि मतलब वो हर जगह बेगुनाह होता गया और हम लोग गुनहगार होते गए। बंदूक से तुमसे क्या मतलब, क्या है तुम्हारी कारतूस? अरे भाई कारतूस मेरे बेटी के ससुर के नाम है, कल कोई इंसिडेंट होगा बेटी और दामाद ही पकड़े जाएंगे सबसे पहले। अब पुलिस ये कह रही है, अब आप देखिए सर कितनी सफाई से पुलिस कारतूस का आरोप लोगों के ऊपर बढ़ता है जी। अब ये सर इसमें अब प्रबंधक जी को आपने रिकॉर्डिंग में भी कहा कि आप मेरे पिता का नाम बता देते, मेरे पापा का नाम बता देते, तो इस तरह से एक प्रबंधक, एक अधिवक्ता का चेहरा आप मैंने सब समझ लीजिए कि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है, अगर ये मुझे इस पेपर में क्यों घटित है। अच्छा, जो सविता देवी पीड़ित है, स्थानीय पुलिस से मेरा अनुरोध है, अमरोहा में है इस समय, उनको बुला के और उनसे ही बयान ले लिया जाए कि भाई तुमने जब अप्रैल में कारतूस दिया था तो सितंबर में बंदूक जमा करते समय क्यों नहीं इस चीज को अपडेट दिया, या तुम अगर घर पे थी तुम्हारा बेटा क्यों नहीं बंदूक जमा किया। ये पुलिस वाले पूछने पे तैयार नहीं है। गुप्ता जी हैं, अभी सर जो रिकॉर्डिंग आपने बजाई लड़की की, जो अभी रिकॉर्डिंग आपने सुनाई, इस पे इनके ऊपर FIR भी लाया है मैंने, इसके लिए इनके ऊपर हमने सर FIR लिखवाया कि भाई तुम किसी अननोन महिला का नंबर किसी से संबंध नहीं है, जबकि कर्ज के लिए जो मोबाइल नंबर दे रहा है, कर्ज लेने वाले की किसी और बेटा इसके कब्जे में है, उनका नंबर नहीं दे रहा है और नंबर देते समय कह भी रहा है कि हमारा नाम बताना। तो तमाम फर्जीवाड़ों से सर इनकी कहानी अपूर्ण स्टार्ट हुई है। किसी जगह पे नहीं छोड़ा, 4 करोड़। पुलिस इस समय कैसा कार्य कर रही है? पुलिस इस समय, पुलिस के बारे में जानना चाहूंगा कि पुलिस क्या सहयोग कर रही है आपका?
नहीं नहीं, अभी जब तक स्थानीय पुलिस अच्छे की पुलिस करेगी एक बार तो पुलिस लिख दी है, एक बार तो यही की पुलिस नहीं कर चुका है। लेकिन दोबारा मैंने सर इस समय जो अधिकारी लोग एक्टिव हुए, मैंने अपनी व्यक्तिगत शिकायतें की उन लोगों से, तो लोग बोले सर अगर तो आरटीआई डालिए, हम इसमें कर रहे हैं। हमारी सर पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये जैसे कुछ होते हैं सर ना, कि कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लिखे हैं कलिकाल बेहाल किए मनुजा नहीं को माने अनुजा सनिता, इनके पूरे क्रियाकलाप को आप देख लीजिए। अन्य ससुराल आज वह पीड़िता 2 बच्चों को लेकर भटकती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी बिछवाने में इनको पता था कि ऐसे तमाम कर्ज लेके और स्कूल या कॉलेज में लोग जा रहे हैं, तुम्हारा खुद कर्ज लेके मर गया। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी, 50 लाख कर, आज रहने का घर नहीं, पैसे कहाँ गए? और वो लोग लावारिस जीवन दिए, उनकी मातृभूमि पे उनका श्राद्ध कर्म भी नहीं कर दिया। अभी जो सर पुलिस का रोल है इसमें, अभी पुलिस जो है, अब पुलिस तो सच्चाई पे पहुंची, क्योंकि सर हमें प्लस था, हमें पता था कि आदमी वहाँ का लोकल है, कॉलेज पे है, छोटे मोटे अधिकारियों से इनके संपर्क हो भी सारी चीजें होती। पहली बार मेरा बयान अपडेट हुआ है तो एक पुलिस वाला कह रहा है डीएम साहब ने आपको आपका बयान देने के लिए रोक लगा दी है। मैंने हम लोगों के बयान अपडेट हो रहे हैं, उसको अपडेट नहीं किया जाता है। अगर ये झूठ बोल देते हैं जिनका अपडेट हो जा रहा है, उसका घर उजड़ गया, ससुराल हो गए, उसके सब कुछ नष्ट हो गया, सारा कारण यही है प्रबंधन की, वकील साहब है सारे कारण। लेकिन उस व्यक्ति को नष्ट कर दिए, कोई सुनने वाला नहीं था। 2 बच्चों लेके ट्विंस लेके आज संघर्ष कर रही है अपनी ये महाशय उसमें जुड़े हैं। अब आप सोचिए कि कर्ज वाले जो आपने ऑडियो बजाई, ये कर्ज वाले का उस पीड़िता का नंबर, मतलब उस बच्ची का नंबर दे दिए, ये चाहते थे शासन। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बार एसोसिएशन भी कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर, अगर ऐसे कुछ जो है आरोप लगते हैं, निराधार तो नहीं होते, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो चिंगारी गलती है तभी तो जो है आरोप होते हैं। तो उन पर जो है जो एसोसिएशन है, संघ है, और ऐसे लोगों पर अगर रोकेंगे नहीं, उनको नियंत्रित नहीं करेंगे, उनके ऊपर जो है लगाम नहीं लगाएंगे, तो ये लोग बेलगाम हो जाएंगे। किसी को भी कानून की धमकी और किसी को भी कानून के दायरे में लाना, खड़ा कर देना और उसका समय जो है बर्बाद करना। और अंत में क्या होता है वो तो सभी जानते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, लेकिन जो समय जाता है वो कौन जो है उसको कैसे उसकी भरपाई हो सकती है। आज समय बदलने की भरपाई सर हम लोग तो अभी भी चाह रहे हैं, जो सच्चाई है सच्चाई को लेकर। लेकिन सर माफी जो होता है वो गलती की होती है, अपराध के दंड है, जो कि इसमें आपराधिक अनुरूप है, उसको कानून को दंड देना पड़ेगा, खुलेआम देना पड़ेगा। एक वकील का मैटर, एक प्रबंधक का मैटर है। अगर ये कहें कि हम सक्षम हैं, तो सक्षम हो तो आप इसका मतलब हमारी स्वतंत्रता या सक्षमता सर वहीं तक है सुनिश्चित जहां से आपकी जो है स्वतंत्रता बाधित ना हो। एक सर होता है स्वतंत्र होना, एक होता है सक्षम होना। तो जब एक व्यक्ति सक्षम माने जिस हिसाब से उस पीड़िता का इसने मतलब समझ लीजिए किस तरह अपनी अस्मति बजा के खा दिया, यहाँ से सैकड़ों एप्लीकेशन पड़े हैं, लेकिन पुलिस आज तक स्थानीय पुलिस कभी उनको जितना जी ही कहती रही। अधूरा एप्लीकेशन देखा, आधा अधूरा। जो आप बार एसोसिएशन की बात कर रहे हैं सर, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात है, अभी लास्ट वीक में जब मैं अपडेट हुआ था, तो इन्होंने सर ये अनायास जाके एसओ से भिड़ गए, एसओ साहब से भिड़ गए और 2 दिन तक बार काउंसिल को बंद कराए रखा। अब सर स्थिति यहाँ पे है कि हम लोग न्याय की, मेरा एक मुकदमा हमारे वकील को खरीद लिया इन्होंने, इसने कुछ फैमिली का मुकदमा डाला है, इसने भाई उसी लोअर कोर्ट में वकील है, अब मेरे वकील को इसने खरीद लिया, मेरा वकील मेरा मुकदमा खारिज करवा दिया है। थाने में इसकी ये हाल है कि हम लोग पीड़ित हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, वकील बाबू वकील बाबू वकील बाबू हो रहा है। इसके पास करार का लाइसेंस भी था कि कारतूस में भी सर, कारतूस की डिटेल मुझे पता है, कारतूस अगर जब पुलिस नहीं बरामद कर पाएगी तो कारतूस की डिटेल तो मैं बरामद ही आपकी डिबेट पे ही मैं करवा दूंगा। लेकिन ये जिस हिसाब से कारतूस के आरोप लोगों के ऊपर लगा दिए गए और हमारी पुलिस ने तो स्वीकार कर लिया, आज हम सर कोई मर्डर कर दे, एक स्टैम पेपर ले जाके 2 गवाह देते, आपका नाम डाल दे, इसका मतलब आप दोषी हो जाएंगे। अगर यह अप्रैल में कारतूस दिया गया था तो सितंबर बंदूक जमा होने में बड़ा बवाल हुआ था, तो बंदूक जमा करते समय उस सितंबर वाला एफिडेविट दे देना चाहिए था इसको, या हस्तलिखित दिखा देना चाहिए था, कारतूस देते समय फोटो भी देनी चाहिए, या दोनों गवाहों का एफिडेविट। ये 2 गवाह ऐसे हैं कि इनसे हमने 1-2 बार बात भी की, बोले आपको उन्होंने पूछने वाले, अब इनसे मांगा जा रहा है भाई अगर तुमने स्टैम्प पेपर में गवाही की तो कारतूस देते समय की फोटो क्यों नहीं खींच ली? वहाँ हर एक्शन की फोटो है, लाश उठ रही है, डेड बॉडी आ रही, कौन जा रहा है। अब तो आपकी एंट्री इस बंदूक कांड में आपकी एंट्री कैसे हुई, मैं वो भी जानकारी चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि पुलिस प्रशासन तक पहुंचेगा। आपकी टीवी न्यूज चैनल की यही रहेगी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो
और जो पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाया जाए। हमारे कार्यक्रम का मकसद ये है कि जो पीड़ित है हम उसकी बात को, उसकी आवाज को चलाने का जो है पूरा उसको मंच प्रदान करते हैं, जिससे कि तमाम लोगों तक बात पहुंच सके। क्योंकि जो पुलिसकर्मी हैं हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ केवल उन्हीं बातों को सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और रही बात पैसे की, तो वो हमेशा पुलिस पर जो है ब्लेम लगाए जा रहे थे, लगाए जा रहे हैं और लगाए जाते रहेंगे, क्योंकि जब तक गलत का साथ पुलिसकर्मी नहीं जोड़ेंगे तब तक पुलिसकर्मी का पीछा भी जो है गलत नहीं छोड़ेगा। तो गलत चीजों से बचना है, डिपार्टमेंट की बदनामी जो है बचानी है। बार बार बदनामी इसी कारण होती है कि अपराधियों के साथ में गठजोड़ गठबंधन तभी अपराध पनपते हैं, नहीं तो अपराधियों की सीधी सजा है। अगर किसी के ऊपर आरोप लगाए, निष्पक्ष जांच करवाइए, अगर आयु दोषी है तो उसको जो है जेल भेजिए। तो ऐसे में केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, जेल भेजिए उसको प्रॉपर, बिल्कुल तब और चलेगा। अभी SC/ST का मुकदमा है, किसी ने आरोप पर लगाया और वो जेल भेज दिया जाता है, तो आम आदमी तो कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है इस देश में, और बड़े आदमी तो इस कानून के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून बराबर है, ये केवल कहावत है, बराबर कुछ नहीं है। बराबर तब है जब वही आरोप अगर SC/ST का किसी मंत्री के ऊपर, मिनिस्टर के ऊपर लगा दिया जाए तो तुरंत उठाकर के दूसरी तरीके जैसे आम आदमी डाल दिया जाता है, जेल के अंदर ठूंस दिया जाता है, उसी तरीके से उस पर भी कार्रवाई हो तो कानून बराबर लगता है। किसी पुलिसकर्मी के ऊपर किसी ने आरोप लगाया, पहली बात तो सुनवाई नहीं होगी, फिर जांच नहीं होगी, फिर निष्पक्ष जांच नहीं होगी, फिर उसके बाद में उल्टा उसको जो सस्पेंड कर भी दिया गया तो उसके बाद में 5-6 महीने के बाद में सब भूल जाते हैं, तो भरपाई कर ली गई, कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर लिया गया। बहुत सारी चीजें RTI के दायरे में नहीं आती हैं, लोग जान नहीं पाते हैं कौन कहाँ ट्रांसफर किया गया, कौन किसका पता है क्या है। तो इन सब चीजों को RTI के दायरे में आना चाहिए, और जो गलत RTI में दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ RTI में आने से कुछ नहीं होगा, गलत जानकारी देने वाले को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, दोबारा उसको आए ही नहीं। और मैं ये कहता हूँ कम से कम 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का जुर्माना एक रखा जाए कि ये सुनिश्चित हो तो उसको देना पड़ेगा। और जो कोर्ट में टाइम जाएगा, महीने में 50,000 रुपए के हिसाब से पीड़ित को भरपाई देनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा काम धाम छोड़ करके आपके लिए ही लड़ने के लिए बैठा है। तो ये भी चीज है कि आप जो है हम कहाँ जा रहे हैं और किन स्थितियों में जो है खड़े हैं आज, ये कानून को सोचने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी अगर सतर्क नहीं हुए तो ये कानून से खेलने वाले लोग हमेशा बढ़ते चले जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनको अभी नहीं रोका गया तो कभी नहीं रोक पाएंगे। जिस हिसाब से सर इन्होंने 2 दिन अपना बार एसोसिएशन जो है हमारा बार काउंसिल अमरोहा को इन्होंने लंगर आन करके रखा, पूरा सबको बंधक बना के रखा। अगर सर ये बढ़ नहीं रहे हैं तो ये तो आधे अधूरे अपने केसों को लेके, अपने प्रकरणों को लेके आधे अधूरे में तो लड़ ही रहे हैं ना। अब सर वही उनको CO साहब बुला रहे हैं, SDM साहब बुला रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं, थाने में जाके लड़ बैठ रहे हैं। यहाँ पे यहाँ आप देख रहे हैं किस हिसाब से उस आदमी को कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों बता दिया, गाली दे रहा है, खुलेआम गाली दे रहा है। कारतूस के प्रकरण में पुलिस लिख रही है कि विजय गुप्ता मर गया, मैं उसका जीवित प्रमाण पत्र पेंशन कार्यालय से ले जाके दे रहा हूँ, उसको पुलिस गायब कर दे रही है। और जब मैं यहाँ पे मतदान के लिए मैं लगाया तो यही CO साहब लिख रहे हैं कि वो जिंदा है, यही CO साहब लिख रहे हैं कि वो मर गया लाइसेंस होल्डर। मानवीय भूल एक जगह हो सकती है सर, वो मैं लेटर भेजा हूँ, शायद आप सबमिटेशन नहीं कर पाए हैं, आपको मैं भेजा हूँ, दोनों साथ में ही भेजा था मैं। इसमें इसको जीवित बता रहे हैं और उसके पहले उसको मारा बता दिए। जब कारतूस की जांच वहां पहुंच गई तो डायरेक्ट ये करके, और पुलिस जो है आज तक सर हमारा चाहे IGRS पोर्टल रहा हो, चाहे 1076 रहा हो, चाहे रिटर्न लेटर गए हो, वो सब या तो वहीं फाड़ के फेंक दिए हैं, या तो फिर हमसे उल्टा सीधा सवाल, तुम कौन हो, कारतूस तुम्हारा था क्या, तुम कौन होते हो पूछने वाले। अरे भाई कारतूस हमारा नहीं था, मेरी भतीजी के ससुर के नाम लाइसेंस था। और एक कारतूस मतलब एक जिंदगी होती है, जैसे नोट छपता है वैसे स्टैम्प पेपर छपती है और वैसे कारतूस भी छपते हैं। अगर उस कारतूस का आंकड़ा नहीं है तो सर निश्चित रूप से कहीं से न कहीं से कारतूस का मिसयूज। लेकिन हमें लगता है कि सवाल जवाबों की जो प्रक्रिया है वो बदलनी चाहिए। जैसे सरकारी ऑफिस में सरकारी कैमरे नहीं, प्राइवेट कैमरे लगाए जाने चाहिए। निजीकरण जो है उसका कर देना चाहिए कि एक एक बात रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के पास से निकालनी पड़ेगी। जब भी कोई भी आम व्यक्ति इस देश का मांगेगा वो रिकॉर्डिंग पूरी निकाल के देनी पड़ेगी। ये बहाना नहीं चलेगा कि आज की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, कल का ये नहीं हो पाया। और ड्यूटी 11 बजे से है, 10 बजे से है लेकर के शाम 5 बजे तक क्या बातचीत हुई, कितने लोग मिलने आए, पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग, काम क्या है, क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए, क्या नहीं, तो पूरी रिकॉर्डिंग क्या हो नहीं सकती है? क्या ये संभव नहीं है? और इस आधार पर अगर काम होगा तो कल को जवाबदेही रहेगी कि कौन व्यक्ति किस दिन आया और किस दिन नहीं आया। पारदर्शिता भी होगी, काम भी बेहतर ढंग से किया जाएगा। तो क्या ये एक लगाम लगाने का इन लोगों पर अच्छा एक तरीका नहीं हो सकता है? जी अच्छा सर, इसमें जो ये कर रहे हैं प्रशासन वाले भी हम लोगों को इतना धमकाए, इतना समझाए, बच्ची गई है SP ऑफिस बुला के जलील किए,
अब हम लोग कह रहे हैं सर सब्जेक्ट एक है, हर चीज एक है, रिपोर्ट में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कभी बंदूक यहाँ दिखाई जा रही है, कभी वहां दिखाई जा रही है, कभी इधर का इधर, कभी उधर का उधर, क्योंकि झूठ को सर हर समय याद रखना पड़ता है। अगर एक बार कोई पुलिस अधिकारी सत्य लिख दिया गया होता तो पहले स्टेप पर ही कहानी खत्म हो जाती, कारतूस भी बरामद हो जाता। हम लोगों को तो सर हेडक है कि इसने हमारा नाम स्टम्प पेपर में डाला, चलो हम कह रहे वही डाले हैं। इन दो गवाहों को पुलिस क्यों नहीं उठा रही? भाई इन दोनों का नाम अगर आपने डाला है स्टम्प पेपर पे, उस पर आपने साइन की है, तो इन दोनों की फोटो आप क्यों नहीं ले लिए कि कारतूस देते समय ऐसी सी बात की देखिए वीडियो में फोटो है, वो सामान्य बात है। यहाँ सर कई प्रश्न उठ रहे हैं कि मेरा यहाँ इंटर करना है, इंटर तो इन महान भाव लोगों ने हमको करवा दिया ना कि किसने हमारा नाम बताया या बंदूक के लिए पीछे पड़ा है। अरे सर उस समय की हम तत्कालीन कहानी बताएं, उसमें एक रिपोर्ट है प्रवीण कुमार की, उसने कहा हमसे, रिकॉर्डिंग मिस हो रही है अभी, आज मैं ढूंढवा रहा हूँ लैपटॉप में सेव रखता हूँ, उसने कहा कि जो बंदूक जमा किया था, हमने कहा सारे यार ऐसे आप बंदूक उठा लिए, बंदूक आपने कैसे कवर किया? भाई बंदूक तो आपको इंसिडेंटली दिखानी पड़ती, पहले तो आपको डेटा देना पड़ेगा लाइसेंस होल्डर के मरने के बाद बंदूक कहाँ थी, लाइसेंस होल्डर के मरने के बाद बंदूक कहाँ थी। अब बंदूक बता दे रहे हैं, वहां जहां बता रहे हैं वहां से कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है बंदूक का, जबकि उसका बेटा खुद इनकार कर रहा है कि बंदूक मेरे घर थी ही नहीं। तो मैं तो अगर मेरे घर होती तो पहली बात तो सर लाइसेंस था शायद नकली थाने का, और बंदूक की बरामदगी बिजनौर में दिखा रहे हैं, यह भी तो बहुत बड़ा सस्पेंस है सर, बंदूक बिजनौर पहुंची कैसे? अगर ये बता रहे हैं बंदूक बिजनौर थी, तो बिजनौर में वो जिसके यहाँ रहे थे या उनका बेटा खुद कह रहा है बंदूक यहाँ भाड़े के रूप में थोड़ी जाएगी बंदूक अंकित गुप्ता जी के बेटे के बयान को रिकॉर्ड नहीं किया है पुलिस ने, बेटे के बयान को रिकॉर्ड नहीं किया है पुलिस ने। नहीं, बेटे का लिखित बयान लिया है, बेटे के बयान को रिकॉर्ड भी नहीं किया। बेटे ने एक एडिशनल एसपी के यहाँ एक स्टम्प पेपर दिया है, जैसे इसकी मम्मी बंदूक जमा करती है, दबाव में लेके जाता है, जमा करवा देता, तत्काल वो दूसरे दिन आके एडिशनल एसपी अमरोहा के यहाँ इस चीज को खंडन भी किया है, लेकिन उसको ही पुलिस ने निचले स्तर से सब दबा के रख दिया और बस इन्हीं को दिखा दिया कि लाइसेंस होल्डर की पुत्रवधु मतलब बहू जमा कर सकती है, सारी चीज का मालिक ये बन रहा है अंकित कुमार गुप्ता, उनकी प्रॉपर्टी का, बीमा का। लेकिन अभी तक इस मामले में चार्जशीट क्या कोर्ट को नहीं दी गई, इस मामले में चार्जशीट कोर्ट को नहीं दी गई जो कोर्ट आगे जो है आदेश कर सकता। अरे सर चार्जशीट तक तो बात ही नहीं ना कोर्ट तक, जब सर हमारे ऊपर एलिगेशन लगा तो मैं उस समय जाके सीओ हसनपुर के यहाँ अपना बयान भी दर्ज करा। ये केस अदालत में नहीं गया क्या? नहीं, जाने ही नहीं दिया पुलिस वाले ना, विवेचना ही नहीं कर रहे हैं, उल्टा ले जाके वहीं लटका के छोड़ देते हैं, मेरे नाम का स्टम्प पेपर देके अपने हाथ झाड़ के बैठे हैं कि कारतूस दे दिया गया था। हम तो कहते हैं सर, हम दोनों गए थे सर आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए ना जी, अगर आपके आधार पे कारतूस अगर सिद्ध हो रहा है हम दोनों लिए हैं तो आप में गिरफ्तार करिए, कार्रवाई कीजिए। फिर वही पुलिस वाले कह रहे हैं कारतूस आप लोग नहीं लिए हैं, अगर लिए होते तो आपके ऊपर कब का FIR हो जाता, और वही पुलिस वाले स्टम्प पेपर जो है अपडेट कर रहे हैं, ले जाके पोर्टल पे लगा दे रहे हैं। आज हम कोई वारदात कर दें, 2 गवाह दे दे उठा के कि सर हमने नहीं किया, ये तो आपकी पुलिस नहीं लगाई है सर, हम लोग तो अपने आप से कुछ लगाए नहीं, पता नहीं पुलिस किस विवेक से इस स्टैम्प पेपर को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों गवाहों को पुलिस अगर बुलाए, उसे तस्दीक करे कि भाई या तो ये फर्जी नाम डाला, क्योंकि सर 101% फर्जी है, कारतूस लेने का कोई मतलब नहीं, अगर कारतूस लिया गया होता तो बंदूक के जमा करते समय जमा होता, उसकी डिटेल जाती। 2 महीने बाद तक 2 रिकॉर्ड दिया गया आपको जिसमें वो लगाया नहीं गया है, 2 महीने बाद दिया गया कि वो कारतूस के बारे में इनकार कर रही है, और सडनली दिसंबर में स्टम्प पेपर कौन सा वकील बनाया? गवाह जो दोनों गए वो बिजनौर पहुंचे थे या यहीं रह गए थे? मध्य लॉकडाउन चल रहा था सर उस समय, 7 अप्रैल 2020 की कंडीशन आप देखेंगे तो उस समय भयंकर लॉकडाउन चल रहा था कि रेयर में ही लोग पहुंच पा रहे थे। ये कंडीशन है सर, हमें पुलिस से इतनी निराशा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भतीजी हमारी, उसके खिलाफ स्टम्प पेपर चला जा रहा है और पुलिस वाले सोच भी नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कारतूस मैंने बरामद किया तो आप कारतूस ले लिए होते हमसे, हमको गिरफ्तार करिए सर, मैं 2 बार बयान दर्ज करा के आया हूँ आपको, न पुलिस स्टम्प पेपर हटा पा रही है। हम तो चाह रहे हैं सर उन दोनों गवाहों को, सुमित और मनोज कुमार 2 गवाह हैं, इन्हीं दोनों को पुलिस उठा ले। सर आप बताइए, अगर गलत प्रार्थना पत्र पे कार्रवाई हो सकती है तो गलत साक्ष्य या गलत निस्तारण पे सर कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, ये पुलिस का जो है यही एक जो तरीका है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये अदालतों ने संज्ञान में लेना चाहिए, उनको जो है कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यही लोग जो है बढ़ावा नहीं देते हैं, ये लोग कानून को गुमराह करते हैं, कानून के साथ खेलते हैं, कानून को मजाक बना करके रखा हुआ है इन लोगों ने। इनकी वजह से एक आम आदमी को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, 30-30 साल, और शायद उनके आने वाली पीढ़ियां भी जो है कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है। जैसे पुरानी फिल्म आई थी, कहा गया था कि फिल्म तारीख पर तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। बात वही है कि तारीख पढ़ने के बावजूद भी अगर न्याय मिल जाए। अच्छा, दूसरा और साथ में कानून ये भी कहता है कि देरी से मिला हुआ इंसाफ भी अन्याय के बराबर होता है। तो ये जो चुटकुले हैं, इनको तो चुटकुला ही मैं समझता हूँ कि ये कहूंगा कि 75 वर्षों में अगर अमल में नहीं ला पाया गया, एक निर्दोष को जो है सजा न हो पाए, इसके लिए चाहे दोषी 1000 छूट जाए, तो निर्दोष कौन है? निर्दोष को कोई तो सजा मिल रही है, दोषी तो एक आदमी उसमें पकड़ने आ रहा है कि नहीं, दोषी को सजा न हो जाए
भले 1000 निर्दोष अंदर मुझे करने पड़ जाए, लेकिन दोषी को सजा होनी नहीं चाहिए। इस बचाव में जुटे हैं, ठीक उसका उल्टा उसके विपरीत जो है कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो या फिर वो अदालती प्रक्रिया हो, सवाल नहीं उठाए जा सकते। बस ये बोल करके लोगों को मौन करवा दिया जाता। आप सवाल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भैया? अगर सवाल निकल के आ रहा है तो सवाल तो कर ही सकते हैं। सवाल नहीं कर सकते आप, राष्ट्र के नाम नहीं आप बोल सकते, आप हिंदुत्व के नाम पर नहीं बोल सकते, आप इसके नाम पर नहीं बोल सकते, आप इस्लाम के नाम, मतलब देश के अंदर चल क्या रहा है, कोई किसी चीज पर बोल ही नहीं सकता है, कोई किसी चीज पर। और जो गलत चीजें हैं उन पर लोग बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं है। उन पर एक अगर कार्यवाही हो और निष्पक्षता से अगर जांच हो, मैं ये कहता हूं दावे से कि पुलिस सिस्टम बिल्कुल सुधर जाएगा। 1861 का जो काला कानून है वो क्यों नहीं आप हटा रहे? बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कमाई भी कर रही है, कमाई बंद हो जाएगी। जो सरकारी गुंडे बनाए हुए हैं, सरकारी गुंडे जो लूट लूट करके ले जाते हैं, जो आम आदमी को परेशान करते हैं, कानून आदमी के लिए बनता है, आदमी कानून के लिए नहीं बना है। वो बातें नहीं हो सकता किसी कानून का, क्योंकि इंसान ही कानून बनाते हैं, जो भगवान ने तो बनाए नहीं है। भगवान के द्वारा बनाई हुई चीजों के लिए जब इंसान बातें नहीं, आज न पूजा के लिए, न पाठ के लिए, न वेद पढ़ने के लिए, किसी चीज के लिए जब बातें नहीं है, तो ये तो अभी ये कानून तो बनते बिगड़ते रहते हैं। हजारों संविधान इस देश में लागू है, हजारों जलाए गए, हजारों फेंक दिए गए। तो लोग ये कानून और संविधान ये सब आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों का संविधान था, मुगलों के जमाने में मुगलों का था, महाराणा प्रताप के जमाने में, शिवाजी के, सबके अपने अपने दौर के अपने अपने संविधान थे, अपनी अपनी जो है चीजें थी। लेकिन आज के दौर में देखने की आवश्यकता है कि उस संविधान को कोई कंप्लीट ऐसा तो है नहीं कि वो कोई पवित्र पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है। अरे वो हजारों निर्दोषों को सजा दिलवाने के नाम की एक कहानी है, पूरा इतिहास उसमें भरा पड़ा है। हजारों निर्दोष जेल में सड़ रहे हैं, क्योंकि आईओ की वजह से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गलतियों की वजह से, गलतियां नहीं, जानबूझ करके किए गए अपराधों की वजह से। पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग जो है 90% अपराधी हैं इस समय जो शासन कर रहे हैं। इस तरीके से अगर कहा जाए तो बिल्कुल कहना इसलिए गलत नहीं होगा कि 10% जो अच्छे लोग हैं वो भी उसमें पिस रहे हैं, वो भी उतनी ही गालियां खा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि कानून का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से वकीलों की अगर बात की जाए तो वकीलों के लिए आप देखते हैं कि कहते हैं कि कर्ण के बाद में जी वकील ही एक ऐसा मित्र है जो ये जानते हुए कि आप गलत है तब भी आपका साथ देता है। तो कहते हैं कि ये महाभारत के बाद में ये सच है कि कलयुग में आपको कर्ण कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मिल जाएंगे। आप दुर्योधन बन के तो देखो, हर जगह बैठे आपको मिलेंगे, काले कोट में, बाकायदा पूरे शस्त्र विद्या के साथ में कि चलो हम तो कुरुक्षेत्र में तैयार हैं, मना भी नहीं करेंगे। मरते दम तक आपके साथ में वचन निभाने का पूरा, कहेंगे कि अगली बार में ये छोड़ देंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं जल्दी छोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि काला कोट पहन करके जो है वो जाते हैं। तो बात ये है कि आज के दौर में बहुत कम, अब यही बात आती है कि 90% वकीलों की वजह से वो 10% जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनके सम्मान को, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। वो काम सही ढंग से नहीं कर पाते। जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अच्छाई के लिए और अच्छे कार्यों की वजह से, अच्छे केस लिए, उन्होंने अच्छी लड़ाइयां लड़ी, उनका संघर्ष शून्य हो जाता है जब कोई ये बोल देता वकील तो फर्जी होते हैं, बस एक शब्द में सब कुछ खत्म हो गया। कोई कह दे कि पुलिस वाले तो गलती होते हैं, तो उसमें वो 10% लोग जो है वो सिमट के रह जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इतना अपराध का दायरा, अपराधियों का दायरा बढ़ता कैसे चला गया। जो संगठन हमारे बनाए जाते हैं उनके अध्यक्षों का काम है कि अगर एक निकले, एक मछली गंदी होती है तालाब में, तुरंत निकाल के फेंक दो बाहर, उसको कार्रवाई करो। अगर किसी ने कोई ब्लेम बर लगाया तो आप देखो तो सही कि क्यों इसके ऊपर आरोप लगाए गए, निराधार तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। बार एसोसिएशन की तरफ से भी अलग से एक जांच उठाई जानी चाहिए थी इस मामले में, अधिवक्ता के ऊपर जी। लेकिन अगर बार एसोसिएशन पे सर यही तो समस्या हुई, हम लोग जहां भी गए वहां निराशा मिली और शासन ये कभी नहीं पूछने की कोशिश किया कि भाई ये किस तरह। अभी आपने सर जो एक बार एसोसिएशन का अपना सेल नहीं होता है क्या मनोज साहब? आप तो आप व्यक्ता है, मैं आपसे पूछना है, अपना जांच कमेटी नहीं होती, इनका कोई आईओ नहीं बैठता है जी? नहीं, आईडियो तो लग सकता है इनको सर, सब आईडियो भी है इनके ऊपर, चल तो गया। मैं अभी चीफ जस्टिस उसके बार एसोसिएशन की अपनी जांच कमेटी है या नहीं है? बार एसोसिएशन की अपनी जांच कमेटी है? जांच कमेटी भी इनकी है, वो जो निर्णय लेंगे इन्हीं के बारे में लेंगे। उनको तो सबसे बड़ी तकलीफ है। अरे इसने फेसबुक पे लिखा था बहुत पहले, किसी वकील ने मुझे अवगत कराया था कि इसने प्रबंधक जी जो है वकील साहब की, मनोज मिश्रा नाम के कोई मुकदमा नहीं लेगा, ये मेरा पर्सनल विवाद है, ऐसे टाइटल लिख रहे हैं। कोई वकील हमारा मुकदमा लेने पे नहीं तैयार है, जो तैयार हो रहा है बिक जा रहा है उसमें। तो हम पर्सनल आप उनके मित्र कभी रहे क्या? नहीं, पर्सनल में पर्सनल क्या होता है, आप कभी उनके मित्र रहे या आप एक साथ पढ़े लिखे हैं या एक साथ नौकरी करते हैं? नहीं, आप रिश्तेदार हैं।
आउट ऑफ जोन है, नहीं ये तो मतलब नॉर्थ कहीं ईस्ट में है। कहीं रिश्तेदारी निकल के आ रही है, नहीं तो पर्सनल कैसे हो गए? पर्सनल तो वो होते हैं जैसे कहीं रिश्ता है किसी का, परिवार में है, वो पर्सनल होते हैं। यहाँ तक कि नहीं पड़ोसी तक का पर्सनल नहीं होता है। इनके लिए सर चाहे गर्दन काट ली, इनके लिए सब पर्सनल हो गए। कई वकीलों से मैंने पूछा पर्सनल कैसे हो गए? यहाँ तक कि पड़ोसी भी पर्सनल नहीं है। परिवार छोड़ के सगे भाई को बोल सकते हैं पर्सनल है, रिश्तेदारों को बोल सकते हैं कि हमारा पर्सनल है, कुछ आपसी विवाद है, गलत आरोप। लेकिन जहाँ जहाँ ना हमारा कोई कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है, न गोत्र न संगोत्र न कोई चीज जब मिल ही नहीं रही, दूर दूर तक जो है हमारा कोई रिश्ता और रिलेशन नहीं है, तो इसमें पर्सनल कहाँ से हो गया? ना हमारे कोई दोस्ती की कस्में लोगों ने खाई हैं, हम रोहा वाले खा रहे हैं कि भैया मनोज जी और अंकित गुप्ता के बहुत बढ़िया दोस्ती थी, आज दुश्मनी हो गई है। ऐसा भी नहीं है। आप एक गलत काम कर रहे हैं तो उसकी जांच के लिए देश का कोई भी आम आदमी आ सकता है, कानून इसकी इजाजत देता है, उसके लिए परमिशन और हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। जी सर, जब मैंने पहली बार दयानंद इंटर कॉलेज में आरटीआई जन सुनवाई के तहत मैंने मांगा इस विद्यालय का स्ट्रक्चर जो ढांचा बन रहा है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ये लोग तो पहले लिख के दे रहे हैं कि आप मांग ही नहीं सकते। अरे हमने कहा भैया हिंदुस्तान के इधर दीवार से पूछ रहा हूँ, दयाल साहब कह रहे हैं कहीं से बना दे। अरे हमने कहा वो नोट हिंदुस्तान में छपी है पाकिस्तान में छपी है? अरे कहीं से बना दे। जो नहीं कल को जो मानव तस्करी देश के अंदर होती है, क्या पता मानव अंगों की तस्करी करके बनाई गई हो। अरे जांच तो करिए, तभी तो पता चलेगा कि पैसा आया है तो कहाँ से आया है। अगर किसी के पास एक नंबर का पैसा है तो वो तो देगा, नहीं तो आप उसको लिख दीजिए कि मानव तस्करी से मिला है। इतना भी साथ में हमसे कहिए, कर दीजिए। इस देश के अंदर जो है आप इतना ही कानून आप जानते हैं, इतने बड़े कानून के ज्ञाता है, तो आप डीआईजी आईजी आपको बनना चाहिए, नहीं तो आप कानून मंत्री आपको बनना चाहिए। कहाँ आप छोटी सी नौकरी कर रहे हैं? आप जब इतना बड़ा ज्ञान जो है जानते हैं, और शायद भीमराव अम्बेडकर जी होते आज के दौर में जिस तरीके से ये लोग कानून सिखाते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या प्रशासनिक अधिकारी, जिस तरीके से कानून बात बात पे बताने लगते हैं, ये वकील लोग भी कानून बताने लगते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर जी शर्म के मारे घर से नहीं निकलते, कहते कि भैया ये तो हमसे ज्यादा बड़े विद्वान है, संविधान तो इन्हीं से लिखवा लीजिए। ये थे कहाँ? तो बात ये है कि उस समय में होते तो बहुत अच्छा संविधान लिखते थे। ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम संविधान को पूरा जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज 2 मिनट लगेंगे आपको फंसाने में। कोकीन पकड़ी थी जो पिछली बार हमने 250 ग्राम 200 ही ग्राम दिखाई, 50 ग्राम आपके ऊपर लगवा देंगे, तो ये धमकी होती है। कट्टा पकड़े थे हमने 200, उसमें हमने 70 ही जमा किए हैं, 30 हमारे पास अभी भी रख के कभी भी 30 आदमियों को हम फंसवा सकते हैं। तो इसलिए हमसे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, धमकी के साथ हमें भेजा जाता है। तो कैसे जो है जनता और पुलिस के बीच में जो है जो मानवता है, जो मित्रता है, वो कैसे बनेगी? एक प्रवीण कुमार इंचार्ज साहब थे जो बंदूक के प्रकरण में थे, जिन्हीं का सब ड्रामा चला था। उन्होंने कहा कि डाल इसके ऊपर तस्करी का केस, हमको किसी पुलिस वाले से मुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा दरोगा जी बड़े जल्दी डर गए आप। उसके बाद कह रहे हैं अगर बंदूक के बारे में आप पूछोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो बंदूक के बारे में मैं दरोगा जी से पूछता रहा भाई कैसे बरामद कर लिए बंदूक, इंसिडेंटली नहीं होती, इसका पंचनामा बनेगा या 5 आदमी से तस्दीक करेंगे, नहीं तो ये लावारिस हथियार मान लिया जाएगा। लाइसेंस होल्डर 7 महीने पहले मरा है। लेकिन इसकी तरफ से जब इसका किसी पुलिस वाले से पूछता, 2 चीज हुई सर मेरे साथ। एक तो जितने आईओ थे वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए, एक बार मेरे खिलाफ रिपोर्ट लगा के फिर वो लोग मेरा नंबर ब्लॉक करते चले गए। दूसरी चीज, मैं आपके चैनल के माध्यम से सर माननीय योगी जी को मैं, यद्यप मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, या जो उनका इस समय स्ट्रक्चर है जैसे चल रहा है, हम उसके विरोध में कभी नहीं जाते, या पुलिस वाले जो कर रहे हैं, इसमें सर 2-3 चीज को इनको जबरदस्त मॉडिफाई करना पड़ेगा। सरकारें कितना भी अच्छा काम कर ले, सिस्टम जब तक साथ नहीं देगा तब तक सरकार कुछ कर नहीं सकती है। जैसे एक मुखिया अगर सही हो, उसके परिवार के अगर सदस्य अगर उसका साथ नहीं दे रहे, एक भी अगर गलत चल रहा है, तो पूरे परिवार का नाम खराब होता है। बात ये आती है कि मुखिया पर प्रश्न उठता नहीं है। लोग अगर अच्छे चले और मुखिया थोड़ा गलत भी हो तब भी समझ जाता है। जी, इसका सर एक प्राइमरी फंडा है, पहली सुधार की सीढ़ी। हम लोग ट्विटर पर भी लिखे, इनको शिकायत की है हर तरह से। अगर उच्च अधिकारी अपने निचले क्रम को बचाना छोड़ दें तो अपराध में सर बहुत जबरदस्त अपराध कंट्रोल हो जाएगा। जब इनके निचले क्रम के अधिकारियों की शिकायत उच्च अधिकारियों के पास पहुंचती है तो ये लोग उन्हीं को फिर जांच के लिए दे देते हैं। जी, जो इन लोगों को तो एक जांच का सिस्टम है। अगर उच्च अधिकारी निचले अधिकारी 2-4 को सस्पेंड कर दे, कार्रवाई कर दे, लेकिन आप बताए को बेचारे 10% में है, वो 10% में है, 10% का बहुमत ही नहीं है। इस देश में जो SC ST के मामले हैं वो इस देश में झूठे हैं और सब जानते हैं। माँ बहन की सबसे ज्यादा गालियां जो है, इनको ट्रेनिंग मिलती है नहीं, इतना तो नहीं मुझे पता है, लेकिन ये जो माँ बहन की गालियां जो दिन रात दी जाती हैं, जो पुलिस वालों के द्वारा जो प्रसाद बांटा जाता है जो पब्लिक को, ये इससे कोई सरकार अनभिज्ञ नहीं है? क्या बिल नहीं आना चाहिए कि जो गाली दे उसको थप्पड़ मारो उसी समय, ऑन द स्पॉट? ठीक है, चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, गाली माँ बहन की कैसे दे सकता है? जूता मारो उसको, जरूरत ही नहीं है। इसमें कोई अपशब्द नहीं है। अब कल को कोई पहुंचेगी नहीं, एंकर तो इस तरीके से भड़क रहे हैं, एंकर भड़केंगे नहीं क्या?
माँ बहन की गालियां जिसको सुनना पसंद है वो ये देश में एक व्यक्ति ला दो जो ये सोच रहा हो कि हम अपनी माँ बहन खड़ी कर ले और उसके बाद में गालियां सुन के दिखाए। तो कल जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो बोलना पड़ेगा ना इस देश में। ऐसे तो अंग्रेज भी बोल रहे थे कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं भारत के अंदर, तो उनके खिलाफ खड़े हुए क्रांतिकारी तो बनना पड़ेगा, क्रांति तो लानी पड़ेगी। अगर गलत हो रहा है उसके विरोध में बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल जो है करेंगी, आपसे जवाब मांगेंगे कि आप उस समय क्या कर रहे थे, आपने तो कोई सवाल ही नहीं उठाया। आप जो आज किताबें लिख रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उस समय आपको क्रांति करनी चाहिए, सवाल उठाना चाहिए था। मैं उस गोदी मीडिया में कभी शामिल नहीं हो सकता जो भगवान को मानते ही नहीं है, ऐसे नास्तिकों को भी बिठा करके भगवान पर जो है उनसे वो करवा रहे हैं। हम उनको कभी लाते ही नहीं है कि जो जिस चीज को मान नहीं रहे हैं। गंदे डिबेटों में हमारी पॉलिटिक्स और इन चीजों को शामिल जो लोग करते हैं वो एक तो पत्रकार कहने के लिए हो सकते हैं, जैसे इस देश में कहने वाले तो बहुत सारे राजनेता हैं। राजनेता तो इस देश में वो भी हैं जो हुई जी राम बोलते थे और आज जो है भगवान राम के चरणों में साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, पता नहीं कौन कौन से ऐसे ऐसे जो है वो निकल के व्यायाम आ रहे हैं। आज तक हमने शास्त्रों में जिनका अध्ययन नहीं किया, ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं कि कुछ अलग कर लें, कुछ अलग बना लें। हमारा वाला तो हिंदुत्व ये अलग है। हम तो कहे कि कांग्रेस कल को ये ना कहते कि ये जो भाजपा की जो भाजपा के हिंदू हैं वो अलग हिंदू हैं, हमारे वाले जो हिंदू हैं वो अलग हिंदू हैं, तो ये दोनों अलग हैं। जैसे वैक्सीन बोले कि वो अरे वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाई, आप देश की जो है आप इतनी बड़ी प्रतिभा पर आप सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्यवाही जब तक नहीं होती है, ऐसे लोगों के घरों पर अगर बुलडोजर नहीं चलते हैं तो प्रश्न उठता है कि बड़े लोगों के लिए कानून नाम की जो चिड़िया है वो उनके जेब की जो है केवल गुलाम है और कुछ नहीं है इस देश में। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं तो एक बार अगर पुलिस में शामिल हो गए तो वर्दी की अनक पूरे लाइव दिखाते रहते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्टों ने इस देश में निर्दोष लोग बहुत मारे हैं। सवाल जब कोई करता है, चाहे फिर वो वामपंथी हो या फिर कोई भी हो, लेकिन सवाल का जवाब तो होना चाहिए ना, देना भी चाहिए। अगर उस सवाल का जवाब है वो भी ईमानदारी से, ये नहीं कि नहीं तू वामपंथी है तेरे को तो ये उत्तर बताऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, तू कौन होता है पूछने वाला। तो ये सबसे बड़ी बात है, कौन होते हो पूछने वाले। भैया भारतीय हैं, बाहर से तो आए नहीं है। यही देश के अंदर जब जहां चाहे वो कहता है प्रधानमंत्री जी निर्दोष हैं और वहीं एक बीबीसी की एक फिल्म ब्रिटेन में बन जाती है तो यहाँ लोगों में हड़कंप मच जाता है। लोग भूल जाते हैं कि ट्रेन हादसे को भूल जाते हैं, ट्रेन हादसे के बाद हुए हादसे को याद रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि या तो गोधरा में कोई कांड ही नहीं हुआ था तो शून्य से पढ़िए ना, प्रथम पृष्ठ से। लास्ट वाला पन्ना क्यों? लास्ट वाला पन्ना तो तब है लास्ट जब पहला पन्ना है, एक के बाद में दो नहीं आया, दो के पहले एक आया है। तो आप दूसरे से आप सीधे डायरेक्ट आप अंत में आ जाते हैं, तो अंत मत पढ़ाइए, आप पहले पूरा मूवी देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यही वजह है कि आज के दौर में जो निर्दोष बच्चे हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको अपराधी कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया, इसकी पूरी कंपनी जो है वो थाने है। वो ऐसी कंपनी है, वहां से अपराध से शुरू होती है और अपराधी आरोप से लेकर के अपराधी बनने तक का सफर, आरोप से लेकर के एनकाउंटर तक का सफर, आरोप से लेकर आतंकवाद तक का सफर। तो आरोप से लेकर के सिर्फ आरोप भर रंजिशवश किसी ने नाम ले दिया, 4 बार पूछोगे कि ये घटनाक्रम किसने किया, अरे कोई ना कोई तो होगा। लोग गुस्से में बता दें आप ऐसे कि भैया हमारी ये दुश्मन है, हो सकता है। आप आरोप से लेकर के और उसको अपराधी बनाने तक की पूरी जो इतिहास लिखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किस किस के रात भर आयु बदले जाते हैं। और कहीं बीच में आ गया, अरे नहीं आपने ये कैसे छोड़ दिया, इसको और ले जाइए, नहीं तो जज साहब सवाल पूछेंगे तो उत्तर कैसे दोगे। उनको पता है, इतने केस कर चुके होते हैं आयु, इनको पता है कि अदालत क्या पूछेगी, हमको इसके जवाब में क्या देना है। पहले पूरी कहानी लिख लेते हैं, मन गढ़ंत एकदम पूरी, कहीं गए नहीं होते। बहुत सारे केसों में जज ने पूछा भी है, बहुत सारे हमने केस देखे जिसमें जज ने साहब कहा कि आप जब वहां गए नहीं, साइन नहीं किए, ये नहीं किए, फटकार लगाई जाती है इनको। जब हाई कोर्ट में पहुंचते हैं ना आयु, ये 3 स्टार जो लटकाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है कितने दिन की नौकरी बची है भाई, कर ले ठीक ठाक तरीके से, काम करना है कि नहीं करना है। तो ये जज साहब जब ऐसे बोलते हैं, उनको तो जब चलाया जाता है, अब तो चलिए पूरी पारदर्शिता के साथ में वीडियोग्राफी होती है, आप उनको देखेंगे तो जी सर जी सर जी 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 मिलॉर्ड, मतलब इस तरीके से खड़े रहते हैं। वहां इनकी चलती नहीं है। वहां अरे आप उनको धमकाइए ना, एक बार जज को भी धमका दीजिए कि हमारी जांच सही नहीं है क्या आपको कर दें जेल जो है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के आपके परिवार। अरे आप जो धमकी एक आम आदमी को दे रहे हैं, वो जज को भी आप देकर के एक बार देखिए, पता चल जाएगा कि आपकी औकात कितनी है और आप कितने कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। कि कोई भी कानून की धारा लगा देंगे चलेगा, इसके अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा। आने वाले समय में लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लोग पढ़े लिखे निकल रहे हैं और जवाब पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं। आने वाले समय में, अभी तो ये कुछ लोगों ने क्रांति फैलाई, आने वाले समय में वैसे ही क्रांति होने वाली है जैसे कि 47 से पहले हुई थी। क्योंकि हर
100 साल में एक क्रांति होती ही है, इतिहास गवाह है, और बड़ी क्रांति और बदलाव भी पूरा होता है। तो 2047 जैसे जैसे आ रहा है नजदीक, वैसे वैसे इस गुलामी से भी लोगों को जो है मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये 100 वर्ष जब पूरे होंगे, आजादी के 100वां जब स्वर्णिम वर्ष होगा, तो लोगों को इससे मुक्ति निश्चित तौर पर मिलेगी, और लोग उस दिन हर्षोल्लास से आजादी मनाएंगे जब ये गलत लोग, ये ब्रिटिश शासन के गुलाम लोग, जब ब्रिटिशर्स की जो चीजें छोड़ करके सनातनी चीजें अपनाएंगे, मानव को मानव समझेंगे, इंसान को इंसान समझेंगे, गलत को गलत समझेंगे। ये तो गलत करने के बावजूद भी गलत नहीं जो है कहते हैं कि नहीं, जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, आप गलत हो अगर आप सवाल उठा रहे हैं। जी मनोज अच्छा सर, सर, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी को एक संदेश है जी कि अगर इस हिसाब का स्ट्रक्चर चाह रहे हैं, उस हिसाब का स्ट्रक्चर पे बहुत पैसा सरकार खर्च कर रही है, तमाम नई नई योजनाएं चालू कर रही है, लेकिन हम लोग पीड़ितों तक वह योजनाएं पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, उसका लाभ हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर ये उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार बनाए। अब आप देख लीजिए, योगी जनता दरबार में इतनी बड़ी भीड़ क्यों लग रही है। अगर हमारा समाधान जिले, तहसील और थानों पे हो जाता तो हम जनता दरबार क्यों जाते। दूसरी चीज, ये जो नए कर्मचारी या कुछ पुराने जो बच्चे हैं, इनको प्रशिक्षण का बहुत बड़ा अभाव है। जी माननीय योगी में आग्रह है कि ये जो इनके अन्य मतलब है कि अप्रशिक्षित लोगों को जो कुर्सी पे बैठा दिए हैं, ये इनके लिए बड़ा नुकसानदायक बन रहा है, कि जो कि इनकी साफ योजना नहीं चल रही है। अब सर, मैं स्पेशली प्रबंधक अंकित गुप्ता जी के बारे में, वकील साहब के बारे में, मैं अमरोहा प्रशासन या पुलिस विभाग को मैं आगाह करना चाह रहा हूँ कि अगर इस नेचर का, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति जिस विद्यालय का प्रबंध तंत्र करेगा, जिस अदालत में ये बैठेगा, वहां पीड़ित और शिक्षा के न्याय की क्या हाल होगी। हेलो जी बिल्कुल, हम ये कहना चाह रहे हैं सर, आपके चैनल के माध्यम से अधिवक्ता भाइयों को भी कहना चाहते हैं, पुलिस विभाग को भी कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में इस समय वर्तमान में अमरोहा पुलिस हमें सुन रहा है, कागज पे लिख रहा है। अब क्योंकि सर यहाँ हमारा सीआर का मामला फंस गया, हम लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड जाता है, या तो पुलिस इसका खंडन करे, दोनों गवाहों को उठा के अंदर डाले। और अंकित गुप्ता जी जिस हिसाब से उस आदमी को प्रेरित कर रहे हैं नंबर देने के लिए, ये सब चीजें आप लोग देख रहे हैं। कारतूस में जो 2 फर्जी गवाह हैं, इनको अमरोहा पुलिस से मेरा अनुरोध है कि इनको आप तत्काल तुरंत इनका बयान दर्ज करा के और कारतूस लेने की वीडियोग्राफी आप हमें प्रस्तुत कराएं। अगर हम लोगों ने कारतूस लिया है, इस चीज की पुष्टि हो रही है, तो आप लोग हम लोगों के ऊपर विधिक कार्रवाई करिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर वही कार्रवाई गलत अफवाह, गलत आख्या, गलत विवेचना, गलत गवाही पर जो होती है मामला, क्योंकि सर कारतूस से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एटीवी न्यूज चैनल की जो है अपील है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाए। गलतियां नहीं होती हैं, ये अपराध हैं, इन्हीं गलतियों को अपराध संविधान में कहते हैं। तो ये अपराध जानबूझ के जो किए जाते हैं वो अपराध होते हैं। गलतियां एक बार होगी, 2 बार होगी, और गलतियों को गलतियां कहा जाता है। गलतियां लोगों की नहीं दिख पाती हैं, एक तो छप जाती हैं, लेकिन हर चीज में गलती अगर हो तो वो सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है, और गुमराह करने का काम किया जाता है। और जो कानून को गुमराह करता है वो कानून का अपराधी होता है, कानून का मित्र कभी नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जी सर, इस ऑडियो में जो लड़का है सामने से बताया, मैंने तो नंबर मांगा था आपसे, कल उसका बयान दर्ज कराया पुलिस ने। एफआईआर होने के बाद चार्जशीट करने के लिए कल शाम को बयान दर्ज किया उसका, और उससे ये कहा अभी तक मेरा नाम मत बताइए, इसी को फोन करिए। अब आप बताइए, एक प्रबंधक हो के, एक वकील हो के, चलिए, सारे दस्तावेज हमने रखे हैं और उम्मीदें करते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जिम्मेदारी से इस पर जो है जांच भी बिठाएंगे और कार्यवाही भी करेंगे कि आगे हमें डिबेट इस चीज पर नहीं करने की आवश्यकता पड़े। यही प्रयास हम करेंगे, क्योंकि मीडिया में जब चीजें उठती हैं और आगे आती हैं तो समस्याएं आपके लिए भी खड़ी होती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं किसी की छवि खराब हो। आप अच्छे भी काम करते हैं और शायद अगर गलतियों में ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप उनको सुधारने का प्रयास करिए। यही प्रशासन से और पुलिस से हमारा अनुरोध रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। थैंक यू सर। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना।
जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। खबरों की दुनिया का नया बाजीगर केशव पंडित।